नमस्कार दोस्तों आज हम बिहार एसएससी के लिए किरण का जो प्रैक्टिस सेट आया है उसके हम प्रैक्टिस सेट का भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सफलता का एक ही मूल मंत्र है, वह है आपको पैटर्न प्लस प्रैक्टिस। पैटर्न का पता दोस्तों आपको कहाँ से चलेगा? पैटर्न का पता आपको क्वेश्चन बैंक से चलेगा कि मतलब किस हिसाब से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, और उस पैटर्न पे अगर आप बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों। आज हम आप लोगों के सामने लेकर के हाजिर है बिहार एसएससी के लिए सेकेंड इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो प्रैक्टिस वर्क बुक आया है किरण पब्लिकेशन का, उसके प्रैक्टिस सेट का भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसमें टोटल 30 सेट को कवर किया गया है, जिसमें आज हम छठा सेट का डिस्कस करने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पैटर्न का पता लगाने के लिए दोस्तों आपको जो है रुक्मणी पब्लिकेशन का प्लेटफॉर्म का जो बिहार एसएससी के लिए क्वेश्चन बैंक आया था, इसके सभी सेट का डिस्कस करके चैनल पे डाल दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं। इस बुक में टोटल जो दोस्तों 2011 से लेकर के 2022 तक जितने भी टाइप का एग्जाम हुआ है, चाहे वह इंटर स्तरीय हो या स्नातक स्तरीय हो, सभी प्रकार के प्रश्न को कवर किया गया है। टोटल इसमें दोस्तों 12 सेट दिया हुआ था। टोटल सेट का डिस्कस करके चैनल पे डाल दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं। इससे आपको आइडिया उठेगा कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जा रहा है बार बार। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोल रहा है दोस्तों कि मैं तेरे नसीब की बारिश नहीं जो तुझ पर बरस जाऊं, तुझे तकदीर बदलनी होगी मुझे पाने के लिए। तो मेहनत दोस्तों करना पड़ेगा। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो सिर्फ सोचने से एसएससी का तैयारी नहीं हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। पहला प्रश्न दिया है आपको। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से गैर नियोजित अधिकार नहीं है। गैर नियोजित अधिकार कौन नहीं, आपको इसमें सेलेक्ट करना है। पहला दिया है दोस्तों कि काम करने का अधिकार या गैर नियोजित अधिकार नहीं है, तो 1 नंबर सही है दोस्तों। समान कार्य के लिए समान वेतन या गैर नियोजित अधिकार में नहीं आता है, नियोजित अधिकार में आता है, तो 2 भी सही हो जाएगा। लेकिन शिक्षा का अधिकार है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार नियोजित अधिकार है, मतलब गैर नियोजित अधिकार नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 और 2 दोस्तों सही है। अधिकार 2 टाइप का होता है। एक होता है नियोजित अधिकार, जो मान लीजिए कि आपको काम संविधान की तरफ से मिलता है और सरकार की तरफ से मिलता है। एक होता है गैर नियोजित अधिकार, मतलब जो अधिकार आपको संविधान नहीं देता है उसी को बोलेंगे गैर नियोजित। जैसे आप काम करने का अधिकार जो है गैर नियोजित में आता है, नहीं है। तो काम करने का अधिकार और समान कार्य करने के लिए समान वेतन का अधिकार जो है गैर नियोजित का अधिकार नहीं है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न दिया है कि मांग का नियम किस पर आधारित होता है। मांग का नियम किस पर आधारित होता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपभोक्ता की प्राथमिकता पर। मांग का नियम किस पर डिपेंड करता है दोस्तों? उपभोक्ता की प्राथमिकता पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जीएनपी की गणना की विधि नहीं है। जीएनपी की गणना का विधि कौन नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आय उपागम। आय उपागम जो है जीएनपी की गणना की विधि नहीं है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय ऋण का एक भाग जो बाह्य ऋण के रूप में जाना जाता है, तो क्या होता है? राष्ट्रीय ऋण का वह भाग या एक भाग जो बाह्य ऋण के रूप में जिसको हम जानते हैं उसे क्या कहते हैं या वह क्या होता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3, सरकार द्वारा विदेशों से उधार ली गई राशि। सरकार जब विदेश से राशि उधार लेते हैं तो उसी को बोला जाता है दोस्तों बाह्य ऋण। उसी को क्या बोलेंगे? बाह्य ऋण। अगला प्रश्न है कि वह बिना व्यय को लागतें जो तब उत्पन्न होती है जब कोई उत्पादक फर्म एवं स्वयं स्वामित्व रखती है तथा उत्पादन की कुछ चीजें की पूर्ति करती है, क्या कहलाती है? उसको क्या कहा जाता है?
सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 अंतर्निहित लागतें। उसको क्या बोला जाता है? अंतर्निहित लागतें। अगला प्रश्न है कि ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा? ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए महात्मा गांधी। किसने कहा था? महात्मा गांधी। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के विषय में किसने कहा? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के आदर्श का कॉन्सेप्ट कहाँ पर है दोस्तों? तो कहाँ पे दिया है दोस्तों? प्रस्तावना में दिया हुआ है। भारतीय लोकतंत्र के आदर्श का कॉन्सेप्ट कहाँ पर है? प्रस्तावना में है। अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 जो है दोस्तों ग्राम पंचायत के गठन के विषय में बताया गया है। अगला प्रश्न है भारत के महान्यायवादी को कहां पर सुनवाई करने का अधिकार है? भारत के महान्यायवादी को कहां पर सुनवाई करने का अधिकार है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 भारत का कोई भी विधि न्यायालय। भारत का कोई भी विधि न्यायालय। अगला प्रश्न है कि प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहां पर थी? प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहां पर थी? सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहां पर थी दोस्तों? उदयपुर। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालानुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। बोल रहा है खिलजी वंश दिया है, उसके बाद तुगलक वंश, सैयद वंश, उसके बाद गुलाम वंश। तो इसमें जो है आपको पूछ रहा है कि खिलजी वंश जो है भारत पर कब से कब तक शासन किया था? तो खिलजी वंश जो है दोस्तों 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक जो है आपको खिलजी वंश का शासन था। उसके बाद 1320 से लेकर के 14 तक जो है दोस्तों तुगलक वंश का शासन था। और 14 से लेकर के 1451 तक जो है आपको सैयद वंश का शासन था। और उसके बाद 12 से 6 से लेकर के 1290 तक के बीच जो है आपको गुलाम वंश का शासन था। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर। इस हिसाब से आपका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। सही उत्तर हो जाएगा इधर 4 नंबर जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहां पर था? भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहां पर था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पुलिकट में। कहां पर है दोस्तों? पुलिकट में। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहां पर था? पुलिकट में। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों कि ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो रैयतवाड़ी, यह क्वेश्चन जो है दोस्तों बिहार दरोगा में भी पूछा गया था सेकेंड सिटिंग में। 1275 सीट के लिए जो एग्जाम हुआ है अभी इसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि रैयतवाड़ी प्रणाली का शुरुआत किसने किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा थॉमस मोनरो जो है रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? कौन सा व्यक्ति है दोस्तों इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मुसोलिनी जो है आपको इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था। अगला प्रश्न है कि बृहत्तर ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है?
हिमालय को जो है दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। ग्रेटर हिमालय, वही बोल रहा है कि ग्रेटर हिमालय यानी बृहत्तर हिमालय का दूसरा नाम क्या है। तो ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? हिमाद्री हिमालय। कौन है दोस्तों? हिमाद्री हिमालय। अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको करेटर। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों करेटर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पंपास घास का मैदान। सही उत्तर हो जाएगा आपको पंपास घास का मैदान। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मध्य अक्षांश घास स्थल। मध्य अक्षांश घास स्थल। अगला प्रश्न है कि एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होता है? एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा दोस्तों पृथक होता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको बेरिंग जलमंडल मध्य के द्वारा। बेरिंग जलमंडल मध्य के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से प्रारंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन है? आपको 3P के बारे में बोल रहा है कि बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन। पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन। अगला प्रश्न है कि किसी झील की तली में अवरुद्ध जल को क्या कहते हैं? किसी झील की तली में अवरुद्ध जल को क्या कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको अधसर। सही उत्तर हो जाएगा अधसर। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन ऐसा है जिसने फिल्मों में अभिनय नहीं किया है? दक्षिण भारत के निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन ऐसा है जिन्होंने जो फिल्म में अभिनय नहीं किया है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए CN अन्नादुराई। CN अन्नादुराई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है? हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 विश्व पर्यावास या हैबिटेट दिवस। यह अलग अलग प्रत्येक साल जो है यह अलग अलग तिथि पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आनंद मठ। आनंद मठ जो है भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो सही हो जाएगा दोस्तों देशबंधु CR दास। देशबंधु CR दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर के जो है दोनों जो है स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक विश्व धरोहर के स्मारकों में से सबसे पहले बसा हुआ स्मारक है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जैसलमेर का किला। जैसलमेर का किला। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक विश्व धरोहर के स्मारकों में से सबसे पहले बसा हुआ स्मारक है? जैसलमेर का किला। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा सिंचाई नहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सिंचाई नहर कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा का नहर। अगला प्रश्न है कि खिलजी राजवंश का शासनकाल था। खिलजी राजवंश का शासनकाल कौन सा दोस्तों? 1290 से लेकर के 13 से 20 तक। 1290 से लेकर के 13 से 20 तक। अगला प्रश्न है कि बिहार के पटना संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित मूर्ति कौन सी है? बिहार के पटना संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित मूर्ति कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा आपको, सही उत्तर है आपको ऑप्शन डी दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति। दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति। अगला प्रश्न है बिहार सरकार ने राज्य के किस शहर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा खोलने के लिए जमीन आवंटित किया है? सही उत्तर हो जाएगा किशनगंज। सही उत्तर हो जाएगा आपको किशनगंज। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा गाइडेड मिसाइल ध्वंसक कौन सा है? निम्न में से भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा गाइडेड मिसाइल ध्वंसक कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों
INS विशाखापट्टनम, INS विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न दिया है कि काराटेग पास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। काराटेग पास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो इसका जो है दोस्तों केवल दूसरा कथन जो है सही है। यह ग्रेट सिल्क रोड का एक ऑफ शूट है और काराकोरम पर्वत में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2, केवल दूसरा कथन सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पंचायत राज प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय संस्था का कार्य कौन सा नहीं है। स्थानीय शासन का कार्य कौन सा नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको कानून और व्यवस्था बनाना जो है, या पंचायती प्रणाली के अंतर्गत, पंचायती राज के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है कि गुरु गोपी कृष्ण निम्न में से किस नृत्य प्रकार के विद्वान थे। गुरु गोपी कृष्ण जो है निम्न में से किस नृत्य प्रकार के विद्वान थे। सही उत्तर हो जाएगा आपको कथक। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कथक। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। सही उत्तर हो जाएगा आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि विश्व का सर्वाधिक लंबा मार्ग सेतु कहाँ पर स्थित है। विश्व का सबसे सर्वाधिक लंबा मार्ग सेतु कहाँ पर है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पटना में। सही उत्तर हो जाएगा आपको पटना में। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा 1939। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नचारी राग का सृजन बिहार में किसने किया था। नचारी राग का सृजन बिहार में किसने किया था। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों महाकवि विद्यापति। महाकवि विद्यापति नचारी राग का सृजन बिहार में किया था। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी निर्जल गोदी यहाँ स्थित है। भारत की सबसे बड़ी निर्जल गोदी कहाँ पर स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मार्मा गोवा में भारत की सबसे बड़ी निर्जल गोदी स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है कि राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चैत्र। चैत्र जो है राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 7 अध्यक्ष कौन थे। इसके यहाँ पे प्रथम अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों WC बनर्जी। सचिव कौन थे एओ ह्यूम। स्थापना कब हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों निम्न में से किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यह क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा PT एग्जाम में इस बार पूछा गया है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक मरु उद्यान में हमेशा होता है। एक मरु उद्यान में हमेशा क्या होता है। एक मरु उद्यान में हमेशा क्या होता है दोस्तों जल होता है। एक मरु उद्यान में हमेशा क्या होता है जल होता है। अगला प्रश्न है बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ तथा भारत सेवक समाज का गठन किया गया। सही उत्तर हो जाएगा आपको कोसी बांध के लिए। सही उत्तर हो जाएगा कोसी बांध के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस संग्रहालय ने प्रदूषण व्यवस्था और पर्यावरण स्वास्थ्य PMEH कार्यक्रम का शुरुआत की है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2 नंबर विश्व बैंक। सही उत्तर हो जाएगा आपको विश्व बैंक। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि हर्ष साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी। हर्ष साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी। सही उत्तर हो जाएगा आपको थानेश्वर। हर्ष साम्राज्य की राजधानी थी थानेश्वर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा स्टेडियम भारत का पहला और सौर ऊर्जा लेस खेल स्थान है। कौन से स्टेडियम के बारे में बोल रहा है दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चिल्लास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। चिल्लास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। अगला प्रश्न है कि बिहार में रेशमी वस्त्रों का उत्पादन मुख्यतः कहाँ पर होता है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3 भागलपुर। बिहार में रेशमी वस्त्रों का उत्पादन
कहाँ पर होता है? भागलपुर में। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश की संसद को क्या कहते हैं? बांग्लादेश की संसद को क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जातीय संसद। बांग्लादेश के संसद को क्या कहते हैं? जातीय संसद। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि किस दर्पण में प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंदु के साइज की बनती है? सही उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है आपको कि गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है। गतिशील विद्युत आवेश कौन सी पैदा करता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र। गतिशील विद्युत आवेश कौन सी पैदा करता है? चुंबकीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? सामान्यतः विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशीक होता है क्या कहलाता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लेसर। क्या कहलाता है? लेसर कहलाता है। अगला प्रश्न है कि रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर कितना है? शोर का अनुमत स्तर कितना होता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको 45 डेसिबल। अगला प्रश्न है कि प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? तो विचलन का फार्मूला क्या होता है? बेजानी पिनाला। तो लाल का विचलन सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है? बैगनी का। सबसे ज्यादा कितना होता है? बैगनी का। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वप्रथम द्रव है। ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव कौन सा है दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नरम लोहा। सही उत्तर हो जाएगा आपको नरम लोहा। अगला प्रश्न है कि आंख की रेटिना कार्य करती है। आंख की रेटिना कार्य करती है कमरे में फिल्म की तरह। कमरे में फिल्म की तरह। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार किया जाता है? किस पद्धति से ऑक्सीजन तैयार नहीं किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीज डाइऑक्साइड का वियोजन। मैग्नीज डाइऑक्साइड का वियोजन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मानव नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों परितारिका। सही उत्तर हो जाएगा परितारिका। अगला प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण में यदि बीम को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो बनने वाली प्रतिबिंब कैसा होगा? जब वस्तु को है दोस्तों, बीम मतलब क्या होता है? वस्तु। वस्तु को जब जो है आप वक्रता केंद्र पर रखिएगा तो प्रतिबिंब वहीं पे बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वक्रता केंद्र पर स्थित होगा उसका प्रतिबिंब। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग फोटोग्राफी में किस कारण से होता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वर्ण रंग बनाने की क्षमता। वर्ण रंग बनाने की क्षमता। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज के अणु डैश में टूटते हैं। ग्लूकोज के अणु डैश में टूटते हैं। सही उत्तर हो जाएगा पायरुविक एसिड के रूप में। पायरुविक एसिड के रूप में। अगला प्रश्न है किस प्रकार के पौधे में तना कमजोर होता है तथा ये आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आरोही। सही उत्तर हो जाएगा आरोही। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा आपको वृक्ष। सही उत्तर हो जाएगा वृक्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे गतिशील सजीव की इकाई कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको वृक्ष। सही उत्तर हो जाएगा वृक्ष। अगला प्रश्न है कि साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये किसे बढ़ाते हैं? 67 का 1 नंबर क्रमाकुंचन को बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको कैसिन लैक्टोस। कैसिन लैक्टोस। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मलेरिया मादा एनोफिलीज से फैलता है, इसका खोज किसने किया था? तो इसका खोज किसने किया था? रोनाल्ड रॉस ने किया था। BCG टीका कितने उम्र में लगाया जाता है? तो कितना उम्र में लगाया जाता है दोस्तों BCG टीका? 15 दिन के भीतर लगाया जाता है। 15 दिन के भीतर लगाया जाता है। प्लेग रोग किससे फैलता है? प्लेग रोग किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है। प्लेग रोग किससे फैलता है? जीवाणु से। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलियन उपग्रह नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा आपको डिमोस। सही उत्तर हो जाएगा डिमोस।
74 भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको होमीजी भाभा को। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, GUI किसका संक्षिप्त रूप होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इस प्रकार से दोस्तों जीके जीएस के सभी प्रश्न का डिस्कस कर दिए हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।